क्लास 12th के समस्त विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से वितान नामक पुस्तक में सिल्वर वेडिंग नामक कहानी की समीक्षा और तथ्यात्मक ज्ञानार्जन के लिए उसके प्रश्न और उत्तर की विवेचना करेंगे। आइए हम सब लोग माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में कभी अछूता नहीं रहा। पाठ में जो हुआ होगा एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है। वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं, मतलब इसके कितने अर्थ आप निकाल सकते हैं। जो हुआ होगा से मृत्यु हो गई किशनदा की, ये जो हुआ होगा का क्या अर्थ बैठ सकता है, किस अर्थ को देने के लिए वाक्य प्रयोग किया गया। तो उत्तर देखिए, जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में होता है। किशनदा की मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता। नौकरी कर रहे थे, रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद घर गए। घर में उनका अपना कोई नहीं था, शादी किए नहीं थे। पुश्तैनी घर वही जो गिरा पड़ा हुआ मिला इनको, उसी में अपना जीवन बिता रहे थे। कोई मिलने जुलने वाला भी वहाँ पे नहीं था। जीवन भर बाहर रहे तो गांव वाले क्यों कर इनका सपोर्ट करते। इनके पास भी बैठने वालों की संख्या कम रही। ये मर गए लेकिन कोई देखने तक नहीं आया कि जिंदा हैं या कब मरे, क्या तबीयत ठीक थी, खराब थी, क्या थी, कुछ कोई जानकारी नहीं। यशोधर ने किशनदा के जाति भाई से, मतलब उनके अगल बगल वालों से मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जो हुआ होगा। अर्थात क्या हुआ पता नहीं। इस वाक्य की अनेक अर्थ छवियां बनती हैं। क्या अर्थ निकल सकता है। पहला अर्थ खुद कहानीकार ने बताया, पता नहीं क्या हुआ। कैसे मरे कोई पता नहीं। बीमार थे नहीं बीमार थे, बुखार था, कालरा था, क्या था नहीं पता। दूसरा अर्थ है कि किशनदा अकेले रहे। जीवन के अंतिम क्षणों में किसी ने उन्हें नहीं स्वीकारा। जिंदगी भर परोपकार किए और उनको मरते वक्त किसी ने स्वीकारा नहीं। कोई ये भी नहीं सोचा कि इनका हिस्सा, इनका धन दौलत, खेती, घर, जमीन सब तो हम ही को मिलना है, तो एक बार इनकी सेवा तो करना। कोई एक बार भी नहीं ऐसा कुछ किया। इस कारण उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तीसरा अर्थ समाज की मानसिकता है। किशनदा जैसे व्यक्ति समाज के लिए कोई महत्व नहीं। किशनदा जैसे व्यक्ति का समाज वालों के लिए कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वे सामाजिक नियमों के विरोध में रहे। जो सामाजिक नियम थे उसका विरोध करते थे। जो विरोध करते थे तो कोई इनकी बात नहीं सुनता था। न ये घर में सुखी रहे, न ये बाहर ही सुख पाए। फलतः समाज ने उन्हें भी दरकिनार कर दिया और समाज ने इनको स्वीकार नहीं किया। घर वालों ने स्वीकार नहीं किया, बेटे बेटी ने स्वीकार नहीं किया, पत्नी ने भी स्वीकार नहीं किया और ये लोगों से विरोध झेलते रहे। यही इसका अर्थ है। प्रश्न नंबर 3, समहाव इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। तकिया कलाम यानी टेक। कोई एक शब्द जो बार बार बोला जाए तकिया कलाम कहलाता है। उसका अर्थ बैठे न बैठे लेकिन लोग बोलते जरूर हैं। यहाँ तो ये अर्थ बैठा के बोलते हैं कि समहाव इम्प्रॉपर, समहाव इम्प्रॉपर। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध। कहानी का जो कथ्य है और उनका व्यक्तित्व है, इन दोनों में क्या संबंध बैठता है, इसका उत्तर चाहिए। तो उत्तर देखिए, यशोधर बाबू समहाव इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जब कुछ अनुचित लगता है या उसमें कोई कमी नज़र आती है तो वो इस नए वाले आचरण, व्यवहार, बात से तालमेल नहीं बैठा पाते और उसके बारे में कह बैठते हैं कि ये चीज़ समहाव इम्प्रॉपर है। यह वाक्यांश उनके असंतुलन और अव्यवस्थित व्यक्तित्व, यहाँ गलत छपा हुआ है, उनका मन असंतुलित था, किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते थे, समाज के नियमों का वो विरोध ही करते रहते थे, इसी व्यक्तित्व को प्रकट करता है। पाठ में कई स्थान पर समहाव इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। यहाँ लिखने में गलत हो गया है, छपा गलत है।
तो अध्याय में बहुत सारे जगहों पर समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग किया गया है। जो चीज़ उनके दिमाग से अच्छी नहीं है, भले वो नए ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छी है, उसको समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की बात करके लोग जब खाने पीने की चीज़ें मांगते हैं तो वो बात उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। स्कूटर की सवारी भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो ऐसे जो चीज़ें इनको नहीं समझ में आती, जिन चीज़ों का इनको विरोध करना होता है, उसको ये समहाउ इम्प्रॉपर समझते हैं और कहते हैं। प्रश्न 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश, ये तो आप पढ़ चुके हैं। इसमें नीचे का कुछ अंश बाकी है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर उस पुत्र का वेतन और वह नौकरी भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर भी वे अपने लोग, उनका व्यवहार इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। DDA दिल्ली डेवलपमेंट एसोसिएशन, फ्लैट का पैसा न भरने पर, अगर पैसा भरे होते तो आज इनके पास भी फ्लैट होता, लेकिन पैसा न भरने पे जो लोग इनकी बात को नहीं स्वीकार करते, उन लोगों का बिहेव भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इनका मानना है बेवकूफ़ लोग घर बनवाते हैं और जो चालाक हैं वो उनमें किराए पे रहते हैं। किराए पे रहना अच्छा है, लेकिन अपना घर बनवाना, ये मुसीबत मोल लेना अच्छा है। पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर पुत्र का यह व्यवहार इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। पुत्र अपना वेतन पाता है, अपने खाते में रखता है, लेकिन एक बार ये नहीं कहता है कि ला के पिता के हाथ में रख दे। पिताजी, ये वेतन है जो मुझे आपकी कृपा से मिला, आपके सहयोगों के कारण, पढ़ाई लिखाई करवाने के कारण ही मिला, आप रख लीजिए और हमको इसी में से खर्चे पानी के लिए देते रहिए, घर परिवार चलाइए। यह बात ऐसा वो नहीं करता है बेटा, इसलिए इनको बेटे का यह व्यवहार समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर यह बात भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। हमारे पास पैसा है तो इनका मानना है कि हम अपने रिश्तेदारों की सेवा करें, उनका सहयोग करें, क्योंकि हम खुशहाल हैं तो, और हम उनके रिश्तेदार हैं तो उनका भी हक बनता है, उनकी भी हम हेल्प करें, हमारे लिए ज़रूरी है। पत्नी के आधुनिक बनने पर उसकी यह आधुनिकता भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर उसका निर्णय इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, वो अपने मन से हाँ या ना कर देती है। घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी मनाए जाने पर यह बात उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, ऐसा नहीं चाहिए, ये फिजूल खर्ची किस लिए, ये उचित नहीं। केक काटने की विदेशी परंपरा आदि भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, ये उसका सपोर्ट नहीं करते। कहानी के अंत में यशोधर के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं सामने उभर कर आती हैं। वे जमाने के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए, अर्थात जमाने ने उनको स्वीकार नहीं किया। उन जैसे लोगों को समाज कभी भी ना तो उनका सहयोग करता है, ना तो उनके दुख सुनता है, ना समझने की कोशिश करता है। यह पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है कि दूसरी पीढ़ी के लोग पहली पीढ़ियों के लोगों के साथ अपना सेटलमेंट नहीं करते। चौथा प्रश्न, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे, ये आप अपने सोच के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ उत्तर लिखा है कि मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुजनों का रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि सत्य बोलो, सत्य बोलने वाला हर व्यक्ति तरह तरह की परेशानी से मुक्त हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने ही उस झूठ में फंसता है और निकल नहीं पाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों और झूठ बोलने पड़ते हैं और अंत में वो झूठ खुल ही जाता है। अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। वास्तव में उनकी इसी शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। सच है, सच पे चलने वाला, अगर आप ईमानदारी की कमाई ले रहे हैं तो थोड़ी हो सकता है सुख सुविधाएं आपके पास कम हो, लेकिन जितनी सुविधाएं होंगी उनका आनंद आप ले सकेंगे। चोरी बेईमानी से प्राप्त की गई बहुत अच्छी सुविधाएं, आप एसी में सो रहे हो लेकिन जो पैसा घपला किया है उसके लिए आप पकड़े जाने का आपको डर है, तो फिर वो नींद तो नहीं आनी।
आप पंखे में ही सो रहे हों लेकिन ईमानदारी की कमाई है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको सोते समय आपकी नींद भी तोड़वा दे। तो बड़ा फ़र्क है, ये जीवन में एक बहुत बड़ा सच है, लेकिन हमको भ्रामकता दिखाई देती है। हम सारे लोग ऊंची चीज़ों को पाने के लिए, महंगी चीज़ों को पाने के लिए, सुख सुविधाओं को पाने के लिए 1-2 नंबर, जो भी जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर से पाने की कोशिश करते हैं, धन दौलत जुटाने की कोशिश करते हैं, बाद में उसका परिणाम भोगते हैं और चैन सुकून दोनों खो जाता है। न तब सुकून था न अब सुकून है, ये पोजीशन में लोग पहुँच जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत